Dear student, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर सेल बायोलॉजी के अंतर्गत सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सेल के स्ट्रक्चर और इनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन का अध्ययन भी सेल बायोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्थित सेल और उसमें उपस्थित केमिकल्स और इनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, जबकि सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा किया जाने वाला अध्ययन सेल फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या अधिक सेल से बना हुआ होता है। प्रत्येक सेल में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है जो कि फिजिकल, केमिकल और कार्यकीय आधार होता है। साइटोप्लाज्म सेल में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का आधार होता है। सेल में स्वतंत्र रूप से ग्रोथ करने और स्वयं अपने समान अन्य सेल को जन्म देने की इनमें आंतरिक क्षमता पाई जाती है। सेल बायोलॉजी के डेवलपमेंट की बात करें तो इनका डेवलपमेंट जो है माइक्रोस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि माइक्रोस्कोप की क्षमता और कार्यप्रणाली के विकास के साथ ही सेल बायोलॉजी की डेवलपमेंट हुआ है। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, कुछ टेक्निक्स जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, होमोजेनाइजेशन, फिक्सेशन, डिफरेंशियल स्टेनिंग रिएक्शन, इनके विकास होने के कारण जीव विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल। सेल जो है एनिमल और प्लांट में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसका स्वतंत्र जीवन संभव है। सेल सजीव पदार्थ का वह पिंड है जिसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर सब्सटेंस जो होते हैं पाए जाते हैं। सेल जैविक क्रियाओं की वह इकाई है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा सीमित होती है। सेल जो है, यदि हम इनके शेप की बात करें तो सेल जो है इनके शेप में विविधता पाई जाती है। ये सर्कुलर, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, ओवल, लॉन्गेटेड, ट्यूबुलर, ट्रायंगुलर, पॉलीगोनल, इरेगुलर शेप के होते हैं। सेल्स, कुछ सेल्स जो कि यदि हम बात करें अमीबा या श्वेत रक्ताणु, ल्यूकोसाइट सेल्स, ये अपनी आकृति तेजी से बदलती रहते हैं। साइज की यदि हम बात करें तो सेल, सबसे छोटी सेल्स जो होती है वो PPLO या जिसे हम कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि 0.1 म्यू डायमीटर के होते हैं। और सबसे बड़ी सेल्स जो होती है जो कि शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, जो कि 15 सेंटीमीटर शेल के सहित और शेल हटाने पर 8 सेंटीमीटर जो होता है साइज का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल को डिस्कवर सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। वे लंदन के रॉयल सोसाइटी में क्यूरेटर थे। इन्होंने वृक्ष की छाल, ट्री जो था, इसकी कॉर्क के सेक्शन का अध्ययन किया और सेल शब्द का उपयोग किया। ग्रीक भाषा में यदि हम सेल का मतलब समझें तो सेल का तात्पर्य जो होता है चैम्बर या कोठरी के समान रचना से होता है। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इस संरचना को सेल्यूलोज से बनी हुई डेड सेल के कंकाल के रूप में देखा और इस शब्द का उपयोग इसी संदर्भ में किया। 1665 में हुक ने अपने कार्य को प्रकाशित किया। इन्होंने हनी बी हाइव्स या मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली रचना के समान बताया। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, हॉलैंड निवासी, जो कि लेंस के निर्माता थे, इन्होंने 1674 में स्वतंत्र कोशिकाएं और एक कोशीय जंतु, बैक्टीरिया, स्पर्म, प्रोटोजोआ का अध्ययन जो है लेंस के द्वारा किया।
रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट जिन्होंने 1831 में सेल में न्यूक्लियस की खोज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। सेल जो है बेसिकली स्ट्रक्चर और सपोर्ट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी जो होती है, सेल जो होती है स्ट्रक्चर और सपोर्ट देने का कार्य करती है। सेल जो है बेसिकली 3 पार्ट में, यदि हम सेल का डिवीज़न की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में डिवाइड होती है। सेल मेम्ब्रेन जो कि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म वाले भाग में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करने का कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल बेस्ड ऑन सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सेल्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर सेल को 2 प्रकार में बांटा गया है, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ ही सूक्ष्म जंतुओं का अध्ययन आरंभ हुआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखे जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ जो होते हैं सम्मिलित होते हैं। सेल में न्यूक्लियस की उपस्थिति और संगठनात्मक न्यूक्लियस की अनुपस्थिति के आधार पर सेल या जंतुओं और सजीवों को 2 प्रकार की सेल में विभक्त किया गया है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं असीम केंद्र की, या जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं पाई जाती हैं। इनका संगठन की बात करें तो ये सिंपल और प्राइमरी टाइप के होते हैं। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में प्रथम अवस्था में नहीं पाया जाता है। इन सेल्स में झिल्ली युक्त ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। डीएनए, आरएनए जो होते हैं रेखीय प्रकार के होते हैं और द्वितंतुकी और एक तंतुकी नेचर के पाए जाते हैं। इनमें राइबोसोम्स जो होता है, मेसोसोम्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं, न्यूक्लियर सब्सटेंस जो होते हैं, इन्हें हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। केंद्रक पदार्थ जो होता है इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। इनमें बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं, इनमें फ्लैजिला और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो ससीम केंद्र की होती हैं, या इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है झिल्ली युक्त प्रकार का पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार ये सेल मल्टी सेल्यूलर एनिमल और प्लांट्स में पाई जाती हैं। यदि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, इनमें डिफरेंस की बात करें तो सेल वॉल जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल की पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। माइकोप्लाज्म इसका अपवाद होता है। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, इनकी सेल्स जो होती हैं प्लांट सेल्स में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज जो होता है वो कवक में काइटिन की बनी हुई होती है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं इनमें एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यदि हम डीएनए ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हिस्टोन जो होता है इनमें प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन जो होता है न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल में जो होती है फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन उपस्थित होते हैं। स्टीरॉल्स अनुपस्थित होता है। वेसिकल माइक्रोविलाई नहीं पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, स्टीरॉल्स प्रेजेंट होते हैं।
जंतुओं में वेसिकल और माइक्रोविलाई जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। राइबोसोम जो होता है 70S प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का पाया जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्लेस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं इनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया। और फोटोसिंथेसिस प्लेस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अधिकांश प्लांट और एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह जो जीवंत अल्ट्रा थिन, इलास्टिक, पोरस और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कवरिंग के रूप में पाई जाती है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा ये अदृश्य होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर ये लाइपोप्रोटीन की बनी हुई अति महीन झिल्ली होती है। 75 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन अणुओं के 2 स्तरों के बीच में फॉस्फोलिपिड अणु के 2 स्तर मिलकर ये रचना बनी हुई होती है। प्रोटीन लेयर जो होती है इसकी मोटाई 20 से 25 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, जबकि फॉस्फोलिपिड लेयर जो होती है वो 35 से 50 एंगस्ट्रॉम होती है। सेल मेम्ब्रेन की कुल मोटाई की बात करें तो 75 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इसी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम 1959 में रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया। ये सेल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जॉइन करती है। इसमें स्थान स्थान पर जो होते हैं पोर्स पाए जाते हैं। कुछ प्रोटोजोन्स एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन जो होती है पेलिकल द्वारा कवर्ड होती है, जबकि अन्य प्रोटोजोन्स जो होते हैं एनिमल्स इनमें इसके चारों ओर काइटिन की म्यूकस का आवरण पाया जाता है। काइटिन लेयर या म्यूकस लेयर का आवरण पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोटोप्लाज्म को एक आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट देती है। साइटोप्लाज्म की आउटर सीमा जो होती है उसका निर्धारण करती है। सेल में प्रवेश करने वाले पार्टिकल्स और बाहर निकलने वाले मॉलिक्यूल्स को इनके लिए बैरियर उत्पन्न करती है। इसमें सेमी परमेबिलिटी के गुण के कारण ये कम मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस जो होते हैं इसके द्वारा आसानी से एक्सचेंज किए जा सकते हैं, जबकि अधिक मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस और कोलाइडल सब्सटेंस जो होते हैं इसमें एक्सचेंज नहीं किए जाते। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल जो कि प्लांट सेल का मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर होता है, जो कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। सेल वॉल जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर कवरिंग पाई जाती है, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह कार्य करती है। रिजिड होती है, स्टिफ होती है, बेसिकली जो होती है सेल का शेप और सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। कोशिका कला और केंद्रक के बीच में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का स्थान जो होता है वो आकृतिहीन पारभासी होमोजीनस लिक्विड से भरा हुआ होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या हाइलोप्लाज्म कहते हैं। ये प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा इसमें जल और कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो होता है इसके दृढ़ एक्टोप्लाज्म और मिड में तरल एंडोप्लाज्म द्वारा डिफ्रेंशिएट होता है। साइटोप्लाज्म वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है,
एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा हुआ होता है। एक्टोप्लाज्म जो होता है जेली के समान होता है, आउटर बाहर की ओर होता है, स्वच्छ लेयर पाई जाती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक समान रूप से विस्तृत रहता है। एंडोप्लाज्म जो होता है सेल के न्यूक्लियर रीजन में केंद्रकीय भाग में पाया जाता है जो कि ग्रेन्युलर होता है और अपेक्षाकृत तरल होता है। हाइलोप्लाज्म में बिखरी हुई विभिन्न संरचनाएं तथा पदार्थों को हम कहते हैं ट्रोफोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कहते हैं। इसमें उपस्थित जीवित रचनाएं जो होती हैं सेल ऑर्गेनेल्स कहलाती हैं और निर्जीव रचनाएं जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं मेटाप्लास्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो कि सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है, जो कि सेल का कंट्रोलिंग रीजन या जिसे हम कहते हैं सेल का कंट्रोलिंग चैम्बर होता है। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में सेल में न्यूक्लियस को देखा और उन्होंने बताया कि सेल में न्यूक्लियस जो होती है महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में पाया जाता है, जिसे हम कंट्रोल रूम या कंट्रोलिंग चैम्बर कहते हैं। यह एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है, कुछ सेल में 2 या अधिक न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो रचना जो होती है प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल्स में भी पाई जाती है। तो प्लांट सेल में जब एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं सीनोसाइट। जब एनिमल सेल्स में अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंसीशियल। ये सेल्स जो होती हैं ए न्यूक्लिएटेड होती हैं। मैमल्स की आरबीसी सेल्स फॉर एग्जांपल मैमल्स में जो होती है स्तनधारी में जो होती है लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं पाई जाती हैं। केंद्रक की आकृति जो होती है सेल के आकार के अनुरूप होती है, राउंड होगी, स्फेरिकल होगी, डिस्क शेप, ग्लोबुलर, इलोंगेटेड, रिबन के समान पाई जाती है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो होती है एक स्पष्ट महीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिससे यह साइटोप्लाज्म से अलग रहता है। न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म से जो अलग रहता है वो किसके द्वारा रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है जिसके द्वारा सेपरेट रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड और प्रोटीन के पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। इस सेल मेम्ब्रेन की भांति जो होती है पतली होती है, लचीली होती है और सेमी परमेबल द्विस्तरीय मेम्ब्रेन होती है। बाहरी स्तर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं जबकि भीतरी सतह पर छिद्र नहीं पाए जाते। बाहरी झिल्ली जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इनके मध्य जो होते हैं पदार्थों का लेन देन जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। न्यूक्लियस जो होती है मध्य एक पारदर्शी तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ। ये जो होता है अस्थिर सघनता वाला एक होमोजीनस लिक्विड होता है। इसमें साइटोप्लाज्म की अपेक्षा प्रोटीन्स और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है इसमें इरेग्युलर धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जो होते हैं पतले तंतु जो होते हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में एक केंद्रकीय न्यूक्लियर या जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम बनाते हैं। सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन जो होती है मोटी होती है, कुंडलित धागों के समान रचना में बदल जाती है और इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन के यौगिक होते हैं जो कि 4 मैक्रोमोलिक्यूल के बने हुए होते हैं। इनमें कम मॉलिक्यूलर वेट वाला प्रोटीन हिस्टोन, जटिल प्रकार के प्रोटीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए तथा राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस में डीएनए की मात्रा आरएनए की मात्रा से अधिक होती है। डीएनए और आरएनए जो होते हैं 5 परमाणु वाली शुगर, फास्फोरिक एसिड तथा एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमिन, साइटोसाइन और यूरेसिल नामक
नाइट्रोजिनस बेस के बने हुए होते हैं। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्रोमोसोम में मैट्रिक्स पतली झिल्ली से घिरी दो महीन कुंडलित अक्षीय सूत्र दिखाई देते हैं और इन्हें हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। इन धागों पर सूक्ष्म दाने के समान एक उभार रचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्रोमोमियर्स। एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमोनिमा एक ही बिंदु पर जुड़े रहते हैं और इस स्थान को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर। क्रोमोसोम्स के क्रोमोमियर्स जो होते हैं इन पर डीएनए के अणु जो होते हैं स्थित होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जीन्स। ये हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स एंड इट्स फंक्शन। बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस जो होता है ये राइबोसोम सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा जो होता है कंट्रोलिंग सेल्यूलर एक्टिविटीज एंड सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस के आउटर साइड में एक कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में होती है, जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स को न्यूक्लियस से पृथक करती है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंतर्गत पाए जाते हैं और बेसिकली डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। ह्यूमन सेल्स में इनकी संख्या जो होती है 23 पेयर क्रोमोसोम्स जो होते हैं पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है बेसिकली मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्टेरॉइड एंड प्रोटीन में हेल्प करती है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है। गोल्जी बॉडीज जिन्हें हम सेल्स का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का कार्य करती है। और राइबोसोम्स जो होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेसिकली इसे हम सेल का पावर हाउस कहते हैं, जो कि एटीपी प्रोड्यूस करता है और सेल की एनर्जी करेंसी होता है। लाइसोसोम जो होते हैं बेसिकली ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं बेसिकली जो होते हैं सेल को प्रोटेक्ट द सेल बाय इनगल्फिंग द फॉरेन बॉडीज, तथा इसके अलावा जो होते हैं इन्हें हम सोसाइडल बैग भी कहते हैं। तो बेसिकली जो होते हैं ये इनका जो फंक्शन जो होता है इनमें रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो होते हैं इनके द्वारा जो होते हैं ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। लाइसोसोम जो होता है इनका कार्य यदि हम बात करें तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का भी कार्य करते हैं। तो ये सभी इनमें मैंने बताया कि लाइसोसोम्स जो होते हैं इनमें लगभग 40 एंजाइम जो होते हैं पाए जाते हैं जो कि वाटर जल अपघटनी होते हैं। ये एंजाइम्स द्वारा वसा, कार्बोहाइड्रेट है ना, इनको घुलनशील घटकों में अपघटित कर देते हैं, सिंपल और सॉल्युबल घटकों में अपघटित करते हैं। रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीडेटिव एंजाइम द्वारा सरलता से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बेसिकली मैंने इनका बताया कि फंक्शन जो होता है बेसिकली लाइसोसोम जो होते हैं भक्षित बैक्टीरिया तथा सेल्यूलर अपशिष्ट पदार्थों के पाचन में सहायक होते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं टिश्यू से डेड सेल्स को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। इसके अलावा जो झिल्लियाँ फट जाती हैं एंजाइम से, कोशिका पच जाती हैं, तो ये टूटे फूटे ऑर्गन्स जो होते हैं लाइसोसोम इनको ग्रहण करते हैं, उपयोगी पदार्थों में अपघटित कर देते हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा वैक्यूल्स जो कि फूड स्टोरेज, वाटर स्टोरेज और वेस्ट मटेरियल जो होता है इनके स्टोरेज में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने
सेल के जनरल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।